रविवार का दिन था। दिन के 12 बज रहे थे। साहिल रेस्टोरेंट में बैठा बैठा अब बोर होने लगा था। उसकी तीसरी कप कॉफी चल रही थी और रोशनी का कोई अता पता नहीं था। रोशनी के बारे में सोचते ही साहिल के होठों पर फिर से मुस्कान तैरने लगी। उसके दिल दिमाग में शहनाइयां बजने लगती थी उसके बारे में सोचने से ही। मुश्किल 3 बार उससे अकेले में वह एक बार घर वालों के साथ मिला है, पर यह पहली नजर का प्यार था। उसने रोशनी को जब पहली दफा देखा था तभी उसके दिल से आवाज आने लगी थी, हाँ यही है, यही है, यही तो है वह। कोई 17 वर्ष की उम्र में वह पहली बार घर से बाहर हॉस्टल में रहने गया था। इंजीनियरिंग, फिर एमबीए और अब नौकरी। मजाल है जो उसने किसी भी लड़की या महिला की तरफ एक आंख भी उठा के देखा हो। बचपन से ही घर में मम्मी पापा ने कुछ ऐसी गुट्टी पिलाई थी कि वह ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वह घर वालों की पसंद की लड़की के सिवा किसी से शादी या दोस्ती भी कर ले। वर्षों उसने उम्र के नाजुक दौर से गुजरने के वक्त भी अपने दिल की वल्गा को कसे रखा। अपनी पसंद की पढ़ाई, कॉलेज और नौकरी करने के ही अधिकार को ही सहर्ष उसने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार क्षेत्र माना। अपने प्यार और शादी के अधिकार का लगाम सदा अपनी माँ ममता जी और परिवार वालों के ही अधिकार क्षेत्र का मामला सोच उनके ही हाथ में रहने दिया। साहिल की माँ ममता जी काफी पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाली महिला थी। बहुत जल्दी ही उन्हें पारिवारिक दायित्वों के अधिभार से राहत मिल गई थी। सो वो अपना अधिकांश वक्त साधु महात्माओं की संगत और सत्संग में बिताती थी। साहिल के पिता रमेश जी एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें अपने काम से ही वक्त नहीं मिलता था, सो उन्हें अपनी पत्नी का दिन रात साधु, पंडितों और मंदिरों का चक्कर लगाना राहत ही देता। कम से कम उनसे उनके वक्त के लिए गृह कलह तो नहीं करती थी। सो साहिल के पिता रमेश जी एक तरह से उनकी अंतर्लिप्तता को प्रोत्साहन ही देते थे कि कहीं व्यस्त तो है, बल्कि उन्हें पैसों रुपयों की भरपूर आपूर्ति कर खुश होते कि उनकी ऊंच नीच कमाई का कुछ भाग चलो सत्कर्म में लग रहा है। साहिल की मां ममता जी धीरे धीरे पंडितों पुजारियों पर अपने घर वालों से अधिक विश्वास करने लगी थी। वे लोग भी उन्हें पैसे वाली समझकर उन्हें बरगलाए रखते थे। कभी शनि के ग्रह होने पर दान पुण्य, तो कभी गुरु के किसी गलत घर में बैठ जाने पर महापाठ। जाने क्यों ममता जी को ये समझ ही नहीं आता कि जब वे हमेशा उनके ही कहे अनुसार चल रही हैं, तो फिर ये ग्रह नक्षत्र उनसे रूठते क्यों रहते हैं। उन्हें तो ये सोचना चाहिए था कि जब वे इतना दान और चढ़ावा दे रही हैं, फिर उनका अनिष्ट कैसे हो सकता है। परंतु वो ठीक इसके विपरीत समझ रखती थी। उन्हें हमेशा यही लगता कि यदि वे ऐसे कर्मकांड नहीं करती तो कुछ और अवश्य बुरा घटित हो जाता। एक तरह से वो हमेशा सशंकित और डरी सहमी रहती कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। भक्ति से शक्ति के स्थान पर ममता जी और असहाय और शक्तिहीन होती जा रही थी। अब वह पंडित और पुरोहित की सलाह के बिना एक कदम ना उठाती थी। साहिल को नौकरी करते लगभग 2 साल होने को आए थे। ममता जी और अन्य रिश्तेदार उसके लिए सुंदर लड़की खोजने में लगे हुए थे। लड़कियां तो कई थी, पर कभी उसकी ममता जी को पसंद नहीं आती, तो उसके पिता रमेश जी को उस लड़की के पिता का काम पसंद नहीं आता। कभी दादी को लड़की की रंगत नहीं पसंद आती, तो कभी साहिल की बुआ उनके परिवार की कोई बुराई ऐसी खोज निकाल लाती कि वहां रिश्ता करना मुश्किल लगता। यानी पूरा परिवार लगा हुआ था साहिल के लिए दुल्हन खोजने में। दरअसल साहिल को कैसी लड़की चाहिए ये कोई पूछना भी नहीं चाहता था। एक मत होने में उन्हें कोई 3 वर्ष लग ही गए। तब उन्हें रोशनी पसंद आई। रोशनी उसके माता पिता, घर परिवार, पढ़ाई, औकात इत्यादि से संतुष्ट होकर उन्होंने साहिल को बताया। साहिल जिसने जीवन में पहली बार किसी लड़की को ऐसी नजर से देखा हो, उसे तो पसंद आनी ही थी। कहना ना होगा कि पहली ही नजर में वह दिल हार गया रोशनी के हाथों। अलबत्ता ममता जी ने अवश्य कहा, कृपया रोशनी की कुंडली हमें दे दे ताकि हम अपने पुरोहित से सलाह मशवरा कर शादी का दिन निकलवा सके। परंतु हम तो जन्म कुंडली इत्यादि में विश्वास ही नहीं करते, सो
हमारे पास रोशनी की कोई कुंडली नहीं है, रोशनी के पापा विजय जी ने कहा। अब ममता जी कुछ परेशान सी होने लगी। फिर वहीं से उन्होंने अपने पंडित जी को फोन लगाया। देखिए, ऐसा है, यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पंडित जी से मिल लें, वे जन्मदिन और वक्त के हिसाब से रोशनी बिटिया की कुंडली बना देंगे। ममता जी ने ही फिर हल निकाला। उस दिन के बाद से घर वालों की रजामंदी से ही साहिल और रोशनी फिर मिलने लगे। साहिल को रोशनी का सुहाना सा व्यक्तित्व, सोच और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार काफी आकर्षक लगे। रोशनी को भी साहिल की पढ़ाई, नौकरी और सीधापन भा गया। उन 4 दिनों में ही दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए और इंतजार करने लगे कि कब शादी होगी। रोशनी तो रेस्टोरेंट नहीं आई, पर ममता जी के फोन आने लगे। बेटा जल्दी घर आ जाओ, कुछ जरूरी बातें बतानी है। क्या हुआ माँ? मैंने तो बताया ही था कि मैं रोशनी से मिलने जा रहा हूँ। घर पहुंचते ही साहिल ने कहा। कोई जरूरत नहीं है अब उस लड़की से मिलने की, ममता जी ने लगभग चीखते हुए कहा। क्यों, अब क्या हो गया? आप सबको तो वो पसंद है और अब मुझे भी, साहिल ने आश्चर्य जताते हुए कहा। नहीं, पंडित जी ने बताया है कि रोशनी घोर मांगलिक है और उससे शादी करने वाले की शीघ्र मौत निश्चित है। मुझे अपने बेटे के लिए कोई अनिष्ट कार्य नहीं चाहिए, ममता जी ने कहा। वैज्ञानिक मंगल को विजित कर चुके हैं और आप अभी तक उससे डरती ही है, साहिल ने माँ को समझाना चाहा। माँ से बहस करना व्यर्थ लगा, सो साहिल अपने कमरे में चला गया। शाम तक घर के सभी सदस्य ममता जी की बातों से सहमत दिखे। साहिल ने अपनी तरफ से सभी को समझाने की बड़ी कोशिशें की, परंतु उसकी मृत्युकारी कन्या से विवाह के सभी विरुद्ध ही रहे। वह बार बार रोशनी को कॉल करता रहा, परंतु उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। दूसरे दिन शाम को रोशनी ने उसे फोन किया। क्या हुआ साहिल, क्यों लगातार फोन कर रहे हो? मैं कल रेस्टोरेंट में देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, तुम आई भी नहीं और मेरा फोन भी नहीं उठाया, साहिल ने शिकायती लहजे में कहा। अब इतने भोले भी ना बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे घर वालों ने तो परसों ही खबर करवा दिया था कि मांगलिक होने की वजह से ये रिश्ता नहीं हो सकता, रोशनी ने गुस्से से कहा। और उस ढोंगी बाबा की भी कहानी सुनो जिसकी भक्त तुम्हारी माँ है। जब मेरे पिताजी उन पंडित जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मन लायक कुंडली बनाने हेतु उन्हें 60,000 रुपए चाहिए। मेरे पिताजी इन बातों पर विश्वास तो करते नहीं हैं, सो उन्होंने इनकार कर दिया। गुस्से में उस ढोंगी पंडित ने तभी धमकी दे दिया था कि तब तो आपकी बेटी की शादी में उस परिवार में होने नहीं दूंगा। लड़की की माँ उसकी मुट्ठी में है, कुछ ऐसा भी उसने कहा। तुम्हारे घर वालों ने मेरे पिताजी की बातों से अधिक फ्रॉड पंडित की बातों को माना। हाफसी हुई रोशनी गुस्से में बोल रही थी। हाँ, तुम्हें एक अच्छी खबर दे दूं कि आज मेरी सगाई हो गई और अगले महीने शादी है। अब मुझे कभी फोन नहीं करना, कहते हुए रोशनी ने फोन काट दिया। एक सुंदर सपना आंख खुलने तक टूट चुका था। खुशी एक झलक दिखा पीठ मोड़ चुकी थी। रोशनी के सुहाने सपने दिल में लिए साहिल अपनी नौकरी पर लौट गया। हर वक्त उमंग में रहने वाला साहिल इस बार भग्न हृदय से लौटा। शरीर से तो भले वह लौट आया, परंतु बहुत कुछ इस बार घर पर ही छूट गया। सबसे पहले तो उसका पहला प्यार छूटा, फिर माँ और घर वालों की बेतुकी बातों से मन टूटा। रोशनी की वह पहली झलक वही उस कमरे में रह गई थी। माँ पापा पर उसकी अटूट विश्वास की धज्जियां भी तो वहीं उड़ गई। उसको अपनी माँ का अंधविश्वास इस बार बहुत महंगा लगा, जिसका मोल उसकी ख्वाहिशों की चिंदियों से चुकाया गया। क्षण भर में बन गए स्वप्न सलोने घरौंदे के मानो तिनके तिनके बिखर गए थे। सब वहीं घर रह गया था, बस अरमानों और ख्वाबों के भस्म लपेट लौटा था। हर उम्र की एक मांग होती है। साहिल का मन एक हमसफर के लिए अब तड़प रहा था। उसके साथ के अधिकतर लड़के लड़कियों की शादी हो चुकी थी। ज्यादातर ने अपनी पसंद के जीवन साथी का चुनाव किया था। पहले हर रविवार जहां सब दोस्त मिलते थे, अब समाप्त प्राय ही था, क्योंकि अधिकांश दोस्तों की शादी हो चुकी थी और साहिल अब उन सबके साथ असहज महसूस करता। अब उनकी बातों का रुख घर परिवार होता।
अकेलापन साहिल पर हावी होने लगा था। वक्त गुजर रहा था और एकाकीपन का राक्षस अब उसके मस्तिष्क में चढ़ बैठा था। कोई 2 सालों से वह घर भी नहीं गया था। अलबत्ता उसके घर वालों द्वारा बहू की भी खोज जारी थी। उस खोज में अब पंडित जी और ममता जी के कुछ और नए पंडे भी शामिल हो गए थे। इतने लोगों के मत के मद्देनजर ना कभी एक मत होना था, ना हुआ। वह परेशान हो और पूजा पाठ में लगी रहती कि उसके बेटे की शादी हो जाए। धूर्त पंडितों के बिछाए जाल में फंस और उठे हुए काल्पनिक ग्रह नक्षत्रों की मनावन में लगी रहती। फिर एक दिन साहिल को फोन आया कि दादी बहुत बीमार है, जल्दी घर आ जाओ। साहिल जब घर पहुंचा तो देखा कि घर में काफी बड़े पैमाने पर कोई हवन का आयोजन है। दादी हाथ जोड़े बिल्कुल स्वस्थ बैठी हवन की समिधा के कारण बहते आंसुओं को पोंछ रही थी। अब तुम ऐसे तो 2 साल से घर आ ही नहीं रहे थे, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। ममता जी साहिल को गले लगाते हुए बोली, माँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है? आयोजन की तरफ इंगित करते हुए उसने पूछा, बेटा तुम्हारे बृहस्पति और कुछ अन्य ग्रह कमजोर हैं, इसीलिए विवाह तय होने में मुश्किलें आ रही हैं। इस विशेष पूजा के तत्पश्चात सारे ग्रहों की चाल सुधर जाएंगे। चलो जल्दी से नहा कर आओ, पूजा पर तुम्हें ही तो बैठना है, ममता जी ने कहा। साहिल की निगाह 4 मोटे हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे जनेऊधारियों पर पड़ी, जो सारे आयोजनों के कर्ता धर्ता बने हवन कुंड के पास बैठे हुए थे। उनमें से वह धूर्त भी उसे दिख गया, जिसने रोशनी के पिता के साथ मोल भाव